नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग आपका फिर से स्वागत करता है स्कैरी बेल में। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरी बेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। आज का कहानी पूनम जी का है। उनके जीवन में घटे हुए कई घटनाओं में से 3 घटना को आज स्कैरी बेल में वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके शब्द को और आवाज़ मेरा। मेरा नाम पूनम तामंग है। बचपन से ही मुझे भूतों की कहानी सुनना काफ़ी पसंद है और विश्वास भी है। और भला विश्वास हो भी क्यों ना, जिसको खुद भूतों का होने का अनुभव काफ़ी बार हो चुका है। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, पर उनमें से 3 ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे आज तक काफ़ी अच्छे से याद है। तो मैं आज उन्हीं 3 घटनाओं को स्कैरी बेल के थ्रू से आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो पहला घटना। ये घटना आज से 20 या 22 साल पहले का है। जिस रात मेरे माँ और पिताजी बाहर गए हुए थे, हमारे ही किसी आते सज्जन के घर पर वो शादी अटेंड करने के लिए गए हुए थे। घर पर मेरी एक छोटी बहन भी है। उसे देखने के लिए मुझे भी घर पर ही रहना पड़ा। छोटी बहन का एग्ज़ाम नज़दीक था, इसलिए रात भर वो पढ़ाई कर रही थी। हम दोनों बहनें बैठकर ही पढ़ाई कर रहे थे। चारपाई पर बैठकर लालटेन जलाकर पढ़ाई कर रही थी। उस समय हम लोगों का घर बेरा का बना हुआ था। बेरा क्या है कि बांस के छिलके से बना हुआ एक नेट जैसा रहता है, उसे ही हम लोग लोकली भाषा में बेरा कहते हैं। उस बेरे के घर पर हम लोगों ने न्यूज़पेपर भी चिपकाए हुए थे। पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ हम दोनों बहनें को ही एक दूसरे का आवाज़ सुनाई दे रहा था। शायद गांव वाले सो गए थे, और जाहिर सी बात ही इतना रात जब हो चुका था तो अचानक मुझे टॉयलेट आने लगा। ये जो घटना मैं बोल रही हूँ, इससे भी पहले काफ़ी घटनाएं मेरे साथ हो चुकी थी। इसलिए मैं जब भी टॉयलेट के लिए जाने से पहले उस बेरा से बाहर झांकती। छोटा सा छिद्र होता उस बेरे पर, वहाँ से मैं झांक कर एक बार बाहर देख लेती। उसके बाद ही मैं बाहर निकलती। तो मैंने उस दिन भी मैंने झांका, जैसे कि मैं रोज़ ही झांकती थी। हमारे घर के सामने एक खुला नाला होता था। उस नाले पर काफ़ी कीचड़ हमेशा जमे रहते थे, इसलिए शायद वहाँ पर सूअरों का आना और जाना लगा ही रहता था। उस छिद्र से मैंने जब देखा तो एक मादा सूअर मुझे दिखाई दी, और उसके पीछे 3 बच्चे एक लाइन से खड़े थे और वहाँ पे कीचड़ पे ही चल रहे थे। ये सामान्य सी बात है मेरे लिए, इसलिए मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, और मैं बाहर जाकर चुपचाप शौचालय जाकर मैं वापस भी आ गई और फिर से पढ़ने लगी। उसके कुछ ही देर बाद मेरी छोटी बहन ने भी कहा कि उसे भी शौचालय जाना है। तो आदत से मजबूर मैंने एक बार झाँका तो देखा कि वो सूअर वहीं पे खेल रहे हैं। उसके सिवाय मैंने कुछ देखा ही नहीं। मेरे ही तरह मेरे बहन ने भी झाँका, पर उसे तो कुछ और ही दिखाई दिया। वो मुझे कहने लगी कि दीदी, बाहर कौन खड़ा है वहाँ पर? तो मैंने कहा कि किधर? उसने कहा कि देखो ना, वो पेड़ के पास देखो। तो मैंने कहा कि कौन से पेड़? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 4 सिर्फ सूअर ही दिखाई दे रहे हैं मुझको। तो मेरी बहन ने कहा कि उसी सूअर के बाएं तरफ देखो, एक पेड़ है, लग रहा है कि वहीं पे कोई खड़ा है। तभी मेरा नज़र उस पेड़ की तरफ चला गया।
तो सचमुच वहाँ पर कोई खड़ा ही था। कोई एक परछाई सा था जो एकटक हमारे ही घर की तरफ देख रहा था। मैं काफ़ी देर उसे ही घूर रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे ही नहीं देख रहे हो। मेरी बहन तो डर गई और कहने लगी कि दीदी वो कौन है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि चुप, एकदम आवाज़ नहीं। इतना कहते हुए मैंने बहन को लेकर उस लालटेन को फूंक मारा और चुपचाप सोने चली गई। सुबह होते ही मैंने घर वालों को इस घटने के बारे में सब कुछ कह दिया। तो मेरी माता से मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने भी काफ़ी बार उस परछाई को देखा है। कहते हैं कि वो परछाई बस वहाँ पे खड़ा ही रहता है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। खासकर उस दिन तक तो किसी को नुकसान तो पहुँचा है नहीं। उसके बाद मैंने भी उस परछाई को कभी देखा ही नहीं। दूसरा घटना काफ़ी समय पहले की बात है। तब हमारे गांव में एक शादी हो रहा था। मैं तो काफ़ी छोटी थी उस वक्त। मैं मिट्टियों से खेल रही थी। मिट्टियों का घड़ा बनाना, मिट्टियों का गुड़िया बनाना, ये सब खेल रहे थे। तो सोच ही सकते हैं कि मैं कितनी छोटी रही होगी। तभी मेरी एक सहेली दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगे कि गांव में शादी है, चलो ना हम जाके भाभी को देख के आते हैं कैसी है दिखने में। तभी मैं भी खड़ी हो गई हाथ पांव धोकर और हमारे तीसरी सहेली के घर पर चले गए उसको भी बुलाने। शरारते तो हम तीनों ही थे। इतनी शरारती थी हम लोग कि क्या कहें। हम तीनों गए शादी के माहौल पर। शादी के माहौल पर इतना भीड़ उमड़ा हुआ था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और हम लोग काफ़ी छोटे भी थे, कद में भी और उम्र में भी, इसलिए कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर उधर घूमे, उधर उधर गए, मीठे मीठे पकवान खाए। काफ़ी रात हो चुका था। तभी मेरी एक सहेली ने कहा कि पूनम चलो, मैंने दुल्हन को देख लिया, वो कहीं पे जा रही है। तो मैंने कुछ सोचे बिना ही मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई और मेरे साथ और एक दोस्त थी, मतलब सहेली थी, वो भी मेरे पीछे पीछे आई। हम तीनों चले गए। तो मैंने भी देखा उस दुल्हन को, पर पीछे से। हम तीनों ने ही पीछे से देखा। वो घर के पिछले दरवाजे से निकली। वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा था, काफ़ी सन्नाटा, काफ़ी अंधेरा। और मुझे लगा कि वो शायद शौचालय के लिए निकली हुई है, क्योंकि उन भैया का घर के पीछे ही शौचालय था। और जैसे मैंने सोचा ठीक वैसा ही निकला। हम तीनों छुपते छुपाते देख रहे थे कि किसी तरह से हमें दुल्हन का चेहरा दिख जाए। वो दुल्हन चुपचाप बाथरूम के अंदर चली गई। और मुझे एक बात तभी समझ में नहीं आई थी कि नई नई दुल्हन को अकेला कैसे छोड़ दिया। कोई लड़की आई नहीं उसके साथ उसे बाथरूम दिखाने। इस नई दुल्हन को बाथरूम का पता कैसे मालूम। खैर, उतनी छोटी होने की वजह से मैंने उतना कुछ सोचा नहीं उससे ज़्यादा। उसके बाद हम तीनों देखने लगे। बाथरूम जो था वो तो सीमेंट का ही बना हुआ था, पर उसका जो दरवाज़ा था वो टीन का बना हुआ था। पर टीन में भी काफ़ी छोटे छोटे छिद्र थे। तो तीनों का क्या था, बाथरूम में भी चले गए देखने के लिए। सबसे पहले मेरी दो सहेलियों में से एक सहेली ने उस छिद्र से देखना आरंभ किया। उसने देखा, तकरीबन 2-3 सेकंड ही देखा होगा। देखने के साथ साथ वो तो उल्टे पैर भाग गई। हम तो एक दूसरे के बस चेहरे ही देख रहे थे और अचम्मा से सोचे पड़ गए कि वो आखिर भागी क्यों। हमें लगा कि शायद उन भाभी ने उसे झांकते हुए शायद देख लिया होगा। इसी डर से हम दोनों भी उस बाथरूम के पीछे ही चुपचाप छुप गए। छुपे तो हमें लगा कि अगर भाभी ने उसे देख लिया होगा तो तुरंत ही बाथरूम से निकल जाएगी, पर भाभी तो निकली ही नहीं।
बाथरूम के पीछे एक तख्ता रखा हुआ था, लकड़ी का तख्ता। मेरी दोस्त ने उस तख्ते पर पाँव रखा, ऊपर की तरफ, छत की तरफ से देखने के लिए। मैंने भी उस तख्ते पर पाँव रखा और मैं भी चढ़ने लगी, बहुत ही शांत, ताकि भाभी को पता ना चले। हम दोनों ही बाथरूम के ऊपर से झांक के देखा तो कुछ और ही दिखाई दिया। वहाँ पर तो भाभी नहीं थी, बल्कि हमें 3 बच्चे दिखाई दिए। गंजे, मोटे, वो जो बाथरूम का जो टाइल्स होता है जिसमें शौचालय करते हैं, उस टाइल्स पर तो वो तीनों बारी बाई बारी फुदक रहे थे। जब मैंने और मेरी सहेली ने उन तीनों बच्चों को ध्यान से देखना चाहा तो उनमें से ही एक बच्चे ने हमें देख लिया और हमने भी उन्हें। उस एक बच्चे को देख के ही अंदाजा लग चुका था कि पहले वाली हमारी सहेली भागी क्यों। उसका जो चेहरा था वो कुछ बच्चे जैसा नहीं था। हाँ, उसका आकार बच्चे जैसा था, पर उसका चेहरा बहुत ही भयानक, आँख मानो एकदम बड़े बड़े आँख। उसके जो मुंह था वो कान तक फटे हुए थे। बस इतना ही काफ़ी था हमें डर लगने के लिए। तभी मेरी सहेली का बैलेंस बिगड़ गया और वो ऊपर से गिर गई। उसके गिरने के कारण मैं भी गिर गई, क्योंकि तख्ता एक ही था। मेरी दोस्त तो इधर उधर कुछ देखी नहीं, वो तो चुपचाप भागने लगी और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी उसके पीछे ही दौड़ी चली गई। दोनों ही दौड़ते दौड़ते चले गए उसके घर की तरफ। मेरी सहेली अपने घर की तरफ चली गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसी के घर चली गई और वो दौड़ कर जाकर अपनी दादी से लिपट गई और रोने लगी। और वो जो दृश्य था वो डर था, उस डर के कारण मेरे भी आंख से आंसू गिरने लगे। हम दोनों ने मिलकर दादी को सब कुछ बता दिया। तभी दादी ने हमें डांटा भी कि शरारत भी करो तो करो, पर इतना नहीं। और ऊपर से हमें एक ज्ञान भी दिया कि कभी भी इस तरह से कभी मत करना, क्योंकि शौचालय एक गंदा जगह है। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे ऐसा नेगेटिव एनर्जी भी होता ही है। तीसरा घटना, छुट्टी का सीज़न था और मैं छुट्टी मनाने अपने नानी के घर गई हुई थी। मेरे नानी और मेरे छोटे मामा अलग अलग रहते थे, फिर भी दोनों के घर में ज़्यादा दूरी नहीं थी। पहाड़ी इलाकों में घर होने के कारण दोनों घर को बीच में पत्थरों का सीढ़ी बना था। उस सीढ़ी से ही हम लोग मामा के घर से नानी के घर और नानी के घर से मामा के घर हम लोग जाना रहना हमारा लगा ही रहता था। दरअसल हम लोग नानी के घर में ही ठहरे हुए थे। मेरे मामा का बच्चा 1 साल का होने वाला था, इसलिए पहला जन्मदिन था उस बच्चे का। इसलिए मामा ने सोचा कि बड़े ही धूमधाम से क्यों ना बच्चे का जन्मदिन मनाया जाए। तो इस उत्साह के मौके पर सभी काफ़ी बिजी रहने लगे। कभी इधर से उधर, उधर से इधर, काफ़ी सामानों का लाना जाना ये सब लगा ही रहा था। काफ़ी आते सज्जन भी आए हुए थे हमारे। कई आते सज्जन हमारे मामा के घर में ठहरे हुए थे और कई तो हमारे नानी के घर में। बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल था। कोई रूम में बैठकर ताश की गड्डी लेकर ताश खेल रहे थे, कोई बातों में ही उलझे हुए थे और कोई खाना बनाने में, तो कोई नाचने और गाने में। बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल बन चुका था और हम काम करे जा रहे थे। मैं सामान जुटाने में मदद कर रहा था मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी भी आए हुए थे नानी के घर। पिताजी मामा के घर में बैठकर सामानों का इधर उधर देख रेख वही कर रहे थे और मैं नानी के घर पे रखे हुए सामान को मामा के घर में धीरे धीरे ले जा रही थी। ऊपर से कहते कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, और मैं नीचे से लेके आती, उसी सीढ़ियों से होते हुए।
मामा और नानी के घर के बीच में तो ज़्यादा दूरी थी तो नहीं, पर जितनी भी थी वो काफ़ी अंधकार सा रास्ता था। वो पत्थर से बना हुआ सीढ़ी को भी हम लोग बहुत ही ध्यान से देखे देखते जाना पड़ता था, नहीं तो हम लोग गिर जाते। दोनों हाथों में सामान होने के कारण टॉर्च लाइट को भी हाथ में पकड़ने का कोई सुविधा नहीं था। दोनों हाथों से बर्तनों को लेकर मैं जा ही रही थी कि मुझे मेरे पिताजी रास्ते पर ही मिल गए। वो सीढ़ियों के ऊपर बस एकटक खड़ा थे और मैं यहाँ से देख रही थी। मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि मेरा पिताजी हिल नहीं रहे थे, बस एकटक वहीं पर खड़े थे अंधकार पर। मैंने पूछा एक बार, बाबा क्या हुआ, मुझे बुलाने आए हो क्या? पर उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। मैंने फिर से कहा, बाबा, पर मेरे पापा तो चुपचाप बस एकटक मुझे ही देखे जा रहे थे। तभी पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगने लगा। उस अंधकार से रास्ते पर मैं और मेरे पिताजी ही थे, मैं नीचे की तरफ और ऊपर पिताजी। तभी मुझे पता नहीं क्यों लगने लगा कि ये मेरा पिताजी तो दिख तो रहे हैं, पर शायद है नहीं, क्योंकि उनका रवैया कुछ और ही दिख रहा था वहाँ पर। तभी मैंने सोचा कि मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊंगी, बस यहीं से देख रही थी। मैंने सोचा कि मुझे शायद वापस चला जाना चाहिए नानी के घर। बस क्या था, एक कदम मैंने पीछे लिया ही था कि मेरे बाबा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। और वो रोने का आवाज़ बहुत ही भयानक से था, कोई इंसानी रोना नहीं था वो। देखते ही देखते मेरे पिताजी जिस प्रकार से रो रहे थे, उनका जो मुंह था वो तो वहाँ पकार के खुला हुआ था। इतना बड़ा खुला हुआ था कि मुझे देखकर बहुत ही डर लगने लगा। मेरे साथ इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी, पर इससे ज़्यादा भयानक तो कभी मैंने ना देखा था और ना मैं कभी देखना भी चाहती थी। वो देखने के बाद मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल सा महसूस होने लगा, बहुत ही दुर्बल सा। तभी पीछे से मेरे बहन ने पुकारा, दीदी। तभी मुझे पता नहीं एक प्रकार से लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, मेरा शरीर फिर से तंदुरुस्त हो गया। अब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरा बहन है, तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, जल्दी चलो, पापा बुला रहे। तभी मैंने ऊपर फिर से देखा तो मेरे पिताजी वहाँ पे था ही नहीं। डर के कारण मैंने भी अपनी बहन को कुछ नहीं कहा और बहन का सहारा पाते हुए बहन के साथ ही डरते डराते ही मैं धीरे धीरे मामा के घर पहुंच गई। वहाँ पे जाके मेरी नज़रें सिर्फ मेरे पिताजी को ही खोज रही थी, पर मैंने किचन रूम में जाके देखा तो मेरे पिताजी तो बहुत ही नॉर्मल से बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि पिताजी अभी ही नीचे थे। उनका यहाँ पे रूप और वहाँ पे रूप दोनों काफ़ी अलग था। खैर, उस खुशनुमा सा माहौल को देखते हुए मैंने उस वक्त चुप ही रहना ठीक समझा। एक दो दिन बाद मैंने अपनी नानी से ये सब कुछ कह दिया। तभी नानी ने कहा कि वहाँ पर काफ़ी पहले सीढ़ियों पर एक इंसान का मृत्यु हो चुका था, ठीक उसी स्थान पर जहाँ पे तुमने अपने पिताजी के रूप में किसी इंसान को देखा था। उसी स्थान पर वो आदमी जो था, जो मर गया था, वो बर्तनों का एक्सचेंज करता था। बर्तनों का वापसी पर वो उन्हें कपड़ा देते थे। वो पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि वो सीढ़ियों पर मरा हुआ मिला था, और जब पोस्टमार्टम में मिला कि वो उनका मृत्यु का कारण हार्ट अटैक था, तो शायद वही होंगे जो तुम्हारे पिताजी का रूप लेकर तुम्हें डराने के लिए आए होंगे। मुझे आज भी मेरी घटनाओं पर ये घटना सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है। तो यही था कहानी, मेरी 3 घटनाएं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरी कहानी। तो आज का एपिसोड में इतना ही था कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, स्कैरी बेल और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे
नई कहानी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।